हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज हम बात करते हैं एलटीसी की, जिसकी पूरा नाम है सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल 1988। और अब हम बात करेंगे इस पे कि क्या क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलेगा, क्या हिमाचल प्रदेश में एप्लीकेबल है कि नहीं है, इस पे डिटेल में आज की डेट में चर्चा करूंगा। तो चलिए, मैंने सबसे पहले बोला था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस रूल का नाम क्या है। तो इस रूल का नाम है सीसीएस लीव ट्रैवल कंसेशन रूल 1988। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सीसीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एप्लीकेबल है, बट किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होल टाइम नहीं है, नंबर एक। दूसरा, जो डेली बेसिस हैं या कंटीजेंट पेड हैं, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, या जो रेलवे के एम्प्लॉइज़ हैं, और जो मेंबर ऑफ आर्म फोर्स मींस मिलिट्री के हैं, या फिर इस तरह के जिनकी कंटीजेंसी से जो पेमेंट हो रही है, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद अब तीसरी बात आती है कि इसमें मिलता क्या है। देखिए, जब भी इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ टूर करने जाते हैं, मतलब विद फैमिली, क्योंकि लीव रूल में बताया गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को रिलैक्स करने के लिए उसको बीच बीच में लीव भी देनी चाहिए, और लीव के साथ साथ गवर्नमेंट चाहती है कि वो थोड़ा आउटिंग पे जाए, घूमे और रिफ़्रेश होकर दोबारा रिचार्ज होकर गवर्नमेंट ऑफिस में काम करें। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने घूमने के लिए उसको और उसकी फैमिली को घूमने के लिए जो है लीव ट्रैवल कंसेशन जो रूल बनाए हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में 2001 के बाद ये पहले ख़त्म हो गए थे। उसके बाद 2006 में इसको लिमिट को थोड़ा कम करके, पहले तो ये रहता है कि जो एक इसका पीरियड रहता है वो था 4 ईयर का, और इसको इन्होंने अब ख़त्म करके, पहले तो हर 4 साल में जो वो पूरा भारत घूमने के लिए आदमी जा सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। बट हिमाचल के अगर आप एम्प्लॉइज़ हैं तो जो लास्ट के 4 ईयर हैं, मींस अगर 58 ईयर में रिटायरमेंट होती है हिमाचल प्रदेश में, तो 54 ईयर या उससे कम सर्विस अगर आपकी रह गई है तो आपके लिए भी हिमाचल दर्शन के सिवाय सिवाय इन्होंने भारत दर्शन का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें आप पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं। और उसमें जो आने जाने का किराया है आपका और आपकी फैमिली का, वो जो है वो गवर्नमेंट आपको रिमर्स कर देगी। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि इसमें जैसे जो आपको जब आप टूर पे होते हैं, अदरवाइज़ तो आपको डेली भी मिलती है और आने जाने का किराया भी मिलता है, बट यहाँ पे डेली नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो आपने एक्चुअल खर्चा किया या जो आपकी एंटाइटलमेंट है, जो भी टीए रूल के अकॉर्डिंग, वो आपकी रिवर्समेंट की जाएगी। नेक्स्ट, अब इसमें आता है, मैंने बोला कि आप और आपकी फैमिली के लिए, तो मींस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ तो अपने आप तो एडमिसिबल है ही है। तो इसमें फैमिली में कौन आता है? तो फैमिली में इन्होंने, अगर मैं यहाँ पे पढ़ने की बात करूँ तो इन्होंने लिखा है कि फैमिली जैसे डिफ़ाइन की गई है जो SR 28 में। अब 28 में कैसे फैमिली डिफाइन की गई है? देखो, फैमिली में एक तो आते हैं स्पाउस मतलब मियाँ बीबी। अगर घर वाला हस्बैंड अगर सर्विस में है तो वाइफ आ जाती है, अगर वाइफ सर्विस में है तो हस्बैंड जो है वो फैमिली में आ जाता है। इसमें डिपेंडेंट की कंडीशन कोई नहीं होती है, नंबर एक। दूसरा, उसके बच्चे आ जाते हैं। बच्चों की नंबर जो होना चाहिए 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट अगर 98 से पहले के बच्चे हैं तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तीसरी बात, इसमें आते हैं, अब बात करते हैं कि जो बच्चे कितनी, अगर 25 ईयर तक है लड़का तो वो इसमें फैमिली में आ जाता है, और डिपेंडेंट होना चाहिए, और मींस अपने आप उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए तो वो आ सकता है। लड़की अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो अनमैरिड डॉटर आ सकती है। डॉटर मैरिड भी आ सकती है, बट अगर एक तो डिपेंडेंट है और दूसरा रिजाइडिंग। और तीसरी स्थिति, मैरिड डॉटर तब आएगी अगर मान लो लीगल सेपरेशन है, अगर या डाइवोर्स है, या फिर रिजाइडिंग किसी जो डिस्प्यूट की तरह वजह से इसके साथ जो अब फैमिली में रह रहे हैं। फिर बात आती है फैमिली में पेरेंट्स की। तो पेरेंट्स जो हैं वो इस में फैमिली में आ जाते हैं, बट तो पेरेंट्स जो हैं वो एक तो डिपेंडेंट होने चाहिए और दूसरा रिजाइडिंग विद, मींस इनके साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के साथ रहने चाहिए। फिर अब फैमिली में अगले आते हैं जो सिबलिंग, मींस भाई बहन। भाई बहन में भी वही कंडीशन है कि पहली बात की रिजाइडिंग विद मींस उसके साथ रहने चाहिए, और दूसरा डिपेंडेंट होने चाहिए।
तो जो सिस्टर हैं, सिस्टर में भी मैरिड की बात अगर आती है तो मैरिड में तभी रह सकती हैं अगर लीगल सेपरेटेड हैं, और अगर डाइवोर्स हैं या फिर विडोड हैं, उन स्थितियों में ही सिस्टर जो है वो साथ में आ सकती है। भाई अगर 25 ईयर से ज़्यादा है और डिपेंडेंट है तो उस स्थिति में फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता। ये फैमिली की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार इसको ज़रूर आप गो थ्रू कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इसमें मिलता क्या है, देखिए इसमें मिलता है, देखो पहले तो इन्होंने बोला कि होम टाउन का मतलब ये है कि जब आपकी सर्विस लगती है तो आप अपना होम टाउन जो है वो सर्विस में एंटर कराते हैं और विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये जो है वो आपकी सर्विस में एंटर हो जाता है। जनरली ये चेंज नहीं होता है। इन एक्सेप्शनल केसेस में अगर एचओडी को आप रिक्वेस्ट करते हैं, मान लो आपका होम टाउन ही चेंज हो गया, तो उस स्थिति में होम टाउन जो वो चेंज किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ एचओडी, मीन्स डायरेक्टर के अप्रूवल से। अगर डायरेक्टर अपने आप ही इसमें अगर होम टाउन डिसाइड करने के लिए अपने आप कंपिटेंट नहीं है तो उनको जो है वो अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेक्रेटरी से। ये रूल 5 में बताया गया है। फिर ये बोला इन्होंने कि एक बार जो आपने डिक्लेयर कर दिया, जनरली ये चीज़ नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केस में एचओडी जो है वो इसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो इसमें एक बात आती है वो आती है कि जो कब ये जनरली क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि कम से कम उसकी मिनिमम सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की कितनी होनी चाहिए इसको एलटीसी के कंसेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम जो उसकी सर्विस है वो 1 ईयर होनी चाहिए। अगर 1 साल से कम है तो जो इस स्थिति में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एलटीसी एडमिशबल नहीं होती है। मिलता क्या है, अगली बात आती है क्या मिलता है। देखिए, एक तो मिलता है होम टाउन के लिए 2 ईयर का ब्लॉक ईयर रहता है। 2 साल में अपने घर के लिए अपने आप और अपनी विद फैमिली आने जाने का किराया रिमर्स हो सकता है इन द ब्लॉक ऑफ 2 ईयर, और 4 साल में इन द ब्लॉक ऑफ 4 ईयर वो पूरे इंडिया में कहीं भी घूम के आके जो है वो पैसा रिमर्स करा सकते हैं। तो ये मीन्स 2 टाइप का हुआ। एक तो होम टाउन के लिए वो 2 ईयर का, और जो आउट ऑफ हिमाचल है, मीन्स अगर पूरा भारत घूमने के लिए तो स्लैब जो है ये है 4 ईयर का। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है कि उनको इसमें एलटीसी में जाने से पहले कंपिटेंट अथॉरिटी से उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है, और अप्रूवल के साथ साथ उनको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन कौन से प्लेसेस उन्होंने घूमने हैं, और उसकी प्रायर परमिशन जो है उनको कंपिटेंट अथॉरिटी से, जो भी इनका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है एलटीसी में, उनसे जो है उनको अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर मान लो चले गए और बीच में कहीं अगर चेंज ऑफ स्टेशन आता है, मीन्स जो एक डिस्टेंस उन्होंने बताई है, अगर उसमें स्टेशन बताया, अगर उसमें चेंज आता है तो जनरली उसकी रिमर्समेंट नहीं की जाती है। बट अगर कोई अर्जेंसी की वजह से चेंज ऑफ प्लेस अगर हुआ है तो उस स्थिति में विद एक्सपोज फैक्टो सैंक्शन के द्वारा जो वो उनको इसमें उसकी रिमर्समेंट की जाएगी। अब अगला बात आती है कि इसमें एडमिसिबिलिटी क्या है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। जो उनकी एंटाइटल क्लास है, देखिए एलटीसी के लिए अगर क्लेम करने के लिए हमें टीए रूल भी साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो टीए रूल में बताया गया कि किस गवर्नमेंट प्राइस की कितनी एंटाइटलमेंट है। मींस अगर 3,000 तक के हैं तो उसकी एंटाइटलमेंट सिंपल बस में है, अगर 5,000 तक का है तो उसकी एंटाइटलमेंट एसी बसेस में है। ये आप मेरे टीए पे मैंने एक कंप्लीट एक लेक्चर बनाया है, उसको जरूर देखें। जो एंटाइटलमेंट उनकी टीए में है वो ही यहाँ पे एंटाइटलमेंट रहती है एलटीसी में।
तो एज़ पर एंटाइटलमेंट जो है वो इनको जो एक्चुअल फेयर है, या जो एज़ पर एंटाइटलमेंट फेयर है, वो ही यहाँ पे एलटीसी में मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें एक चीज़ और जो ध्यान रखने वाली बात है कि एलटीसी में जाने से पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अगर चाहे, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर वो क्या जाना चाहे तो क्या उसको एडवांस मिल सकता है? हाँ, एडवांस मिल सकता है। उसमें लिखा है कि 4/5 मतलब 80% तक जो वो एडवांस ले सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ आने और जाने बोथ साइड का। बट जैसे ही वो टूर उन्होंने कंप्लीट किया एलटीसी से आके, जैसे ख़त्म हुआ, उसके इमीडिएट उनको 1 मंथ जो है वो अपना अकाउंट जो है वो उनके डीडीओ के पास सबमिट करना पड़ेगा। अगर विद इन 1 मंथ अगर वो सबमिट नहीं करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ अपना क्लेम, तो इसको जो है वो पैसा जो है वो जमा कराना पड़ेगा। अब इसकी बात आती है कि एक ये हुआ अगर उसने एडवांस लिया था, तो अगर एडवांस नहीं लिया है तो इसको क्लेम करने की जो लिमिट है वो है 3 मंथ। मीन्स विद इन 3 मंथ जो है वो इसका एलटीसी में जो वो अपना क्लेम जो वो डीडीओ के पास सबमिट कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें एक जो और चीज़ आती है कि क्या एक ही जगह पे जाना होगा? नहीं, अब वो अपना जो टूर प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मल्टीपल प्लेसेस भी हो सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे पिछली बार नहीं गया था उस स्टेशन को इस बार ही करना पड़ेगा। वो चाहे तो उस पुराने स्टेशन पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं, बट प्रायर अप्रूवल उनको ये टूर प्रोग्राम अप्रूव करना पड़ेगा। और दूसरा, ये जो टीए एंड एलटीसी पे जो मिलेगा इनको एक्चुअल रिम्बर्समेंट, वो मिलेगी। एक तो शॉर्ट टेस्ट देखना पड़ेगा, जो शॉर्ट टेस्ट मैंने बताया था कि टीए रूल में बताया गया है। दूसरा, चीपेस्ट मींस जो इकोनॉमिक है। और तीसरा, जो इसमें सबसे बड़ा इकोनॉमिक है, मींस एज पर एंटाइटलमेंट। तो 3 रूल हमें टीए के भी याद रखने पड़ेंगे जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने क्लेम करनी है। नेक्स्ट, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की मान लो बाई एयर एंटाइटलमेंट नहीं है, तो क्या वो बाई एयर इस एलटीसी पे जो एक प्रोग्राम जो प्रोग्राम है उन्होंने प्लेसेस ऑलरेडी डिसाइन कर रखे हैं, क्या वहाँ पे बाई एयर जा सकते हैं? तो द आंसर विल बी यस, बट रिम्बर्समेंट विल बी एज पर एंटाइटल क्लास। मीन्स फिर देखना पड़ेगा जो उसकी रेल टिकट का किराया है उसी के हिसाब से उसकी जो रिम्बर्समेंट की जाएगी। अगर एसी है तो फिर उसमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है टिकट पे, तो उस स्थिति में उसको जो एक्चुअल जो अगर वॉल्वो बस है या जो एसी है तो उसमें उसको अपने जो एक्चुअल बिल हैं वो उनको दिखाने पड़ेंगे। फिर एडवांस की स्थिति एडवांस में मैंने आपको बता दिया कि एडवांस विद इन 1 मंथ जो वो एडवांस अगर लिया है तो सबमिट करने पड़ेंगे बिल। अगर एडवांस नहीं लिया है तो विद इन 3 मंथ जो है वो उनको अपने जो बिल हैं वो क्लेम करने के लिए सबमिट करने पड़ेंगे टीडीओ के पास। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कोई अगर फ्रॉडुलेंट क्लेम सबमिट करता है, मान लो गए नहीं और फ्रॉडुलेंट बिल लाके सबमिट करता है डीडीओ के पास, तो इस स्थिति में ये बताया गया है कि अगर ऐसी स्थिति कोई आती है तो एक तो ही विल बी चार्ज शीटेड, और दूसरा उसको जो नेक्स्ट 4 ईयर के ब्लॉक ईयर हैं उसमें उसको डिवार कर दिया जाएगा इस एलटीसी क्लेम करने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए ये क्लेम जो है वो एलटीसी का नहीं मिल सकता। देखिए, अगर कोई सस्पेंडेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है तो क्योंकि सस्पेंशन पे लीव नहीं मिलती है, जब लीव नहीं मिलेगी तो एलटीसी का क्लेम नहीं हो सकता है। दूसरा, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जिसको डिपार्टमेंट ने ये एक्सपेक्ट कर रखा है कि इसको हम बहुत जल्दी चार्जशीट करेंगे, उस स्थिति में भी लीव सेंक्शन नहीं होती है। जब लीव सेंक्शन नहीं होगी तो एलटीसी के क्लेम वो चार्ज नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद मैंने आपसे अभी पहले बात करी कि ये जो रूल है हिमाचल के लिए अभी नहीं है। 4 ईयर के ब्लॉक में आपको एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हिमाचल में ये रूल 2001 के बाद इनको पहले तो ख़त्म कर दिया गया था, उसके बाद 2006 में इनको रिवाइज़ करके अब लास्ट में ये बताया गया है कि अगर आपके 4 साल रिटायरमेंट के लिए रह गए, मींस अगर आप 58 ईयर की रिटायरमेंट है सुपरएनुएशन की, तो 54 ईयर या उसके बाद आप जो है वो एलटीसी ले सकते हैं। भारत दर्शन, इस भारत दर्शन के नाम से एक स्कीम जो है वो हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई है। ये देखिए, ये उसका लेटर है। तो आप अगर हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो रिटायरमेंट के 4 साल या उससे कम अगर आपके रह गए हैं तो आप एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। बाकी एलटीसी क्लेम करने के लिए क्या था, ये रूल वही है जैसे मैंने अभी आपके साथ सीसीएस एलटीसी रूल 1988 के साथ डिस्कस किया। इसी तरह की मैं वीडियो आपके साथ और डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से मेरे लिए एक मोटिवेशन रहती है और वीडियो अपडेट करने की। इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ अपडेट करता रहूँगा। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।